जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करेंगे। तो झारखंड पॉलिटेक्निक में जो आपका 2024 में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का 15-15 करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। और जैसा कि एक बच्चे ने बार बार कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में भी लेकर आइए, तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ये एक्चुअली 2019 का पेपर है, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। इस कारण से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ भी कवर हो रहा है एक साथ ही साथ में। और ये सभी प्रश्न मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अपने आप में मोस्ट प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा संभावना लेकर आए हुए हैं कि इस साल भी आपका एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आएगा और यही सब प्रश्न आएगा। इसीलिए मैं ये सभी प्रश्न आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्जाम का, अगर एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हो आप लोग, तो ये जरूर सुनिश्चित कीजिएगा कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर प्रश्न जरूर कीजिएगा। इससे आपको क्वेश्चन टाइप का अंदाजा होता है एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, और कई बार तो वही सब प्रश्न आ जाता है। इसीलिए सबको करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो रहेगा वो केमिस्ट्री का रहेगा। और इसी प्रकार से पहले 15 प्रश्न आपका केमिस्ट्री कराऊंगा, रसायन विज्ञान का। उसके बाद फिर 15 में आपको फिजिक्स का, आपको भौतिक विज्ञान कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न केमिस्ट्री का है। देख लो, लिखा है कि यहाँ पे लिखा है ब्लैंक, यानी कि खाली घर है, ठीक है। गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद H2SO4। थोड़ा एक चीज़ मैं बता दूं कि जो पॉलिटेक्निक का जो पेपर सेट करता है, पता नहीं पी के सेट करता है क्या करता है, इंग्लिश में तो प्रॉपर लिखता है परंतु हिंदी में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ कर देता है, ठीक है। यानी कि हमको लग रहा है क्या वो पहले इंग्लिश लिखता है पेपर, उसके बाद उसको हिंदी ट्रांसलेट करता है ना, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हिंदी में थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, परंतु अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी इंग्लिश का पकड़ है, अगर नहीं है तो थोड़ा मोड़ा पकड़ बना लीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आप लोग जाने हुए क्वेश्चन भी गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि आप लोग हिंदी पढ़ के जाओगे और आपको हिंदी समझ में नहीं आएगा वहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है, हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा। जैसे मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सीधा सीधा ये बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन होता है वो प्रॉपर सेट होता है। यहाँ कितना अच्छा लिखा है ना, गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद H2SO4। यानी कि अगर आप लोग जिंक को H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो क्या कौन सा गैस लिबरेटेड होता है। तो भाई साहब सबको पता है कि जिंक को अगर H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बनाता है आपके पास, ये जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका जगह ले लेता है। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो जिंक से कम क्रियाशील है, या फिर यूँ बोलो कि जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो क्या बनाता है आपके पास, ये जिंक जाके सल्फेट के साथ मिल जाता है, यानी कि ZnSO4 बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। और लास्टली ये हाइड्रोजन को भगा देता है, तो इधर हाइड्रोजन आके अकेला हो जाता है, यानी H2 गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। और हिंदी में क्या लिखा है देखो, खाली घर गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। तो सही है, एक तरह से कोई गड़बड़ी नहीं है, परंतु बात यहाँ की बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे, बोलेंगे उपचार क्या है, मैंने समझ में नहीं आया। यहाँ बात रिएक्शन का, कि अगर ऐसा लिख देता तो कितना अच्छा हो जाता पता ना। खाली घर गैस मुक्त, ऐसा लिखता है, खाली घर गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक की अभिक्रिया होती है। तो ऐसा अगर लिखता तो कितना अच्छा लगता सुनने में ना, आप लोग समझ में भी आता, परंतु थोड़ा बड़ा दिक्कत करता है हिंदी में, तो इसलिए थोड़ा बड़ा इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, हाथ पैर मार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न में देखा, क्विक लाइम इज, क्विक लाइम कौन सा है भाई साहब, उसको क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग त्वरित चूना बोलते हैं। क्विक लाइम का जो फॉर्मूला था CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम त्वरित चूना बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और कई बार तो क्या करता है कि हिंदी में ऑप्शन ना देकर इंग्लिश में ऑप्शन दे देता है, इसीलिए आप लोग क्विक लाइम वगैरह जो होता है, जिसको त्वरित चूना CaO होता है, ये सबका इंग्लिश याद रख लीजिएगा। जैसे यहाँ देख लिया स्केलेट चूना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड वाइज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेट चूना बोलते हैं, ठीक है। स्केल्ड लाइन बोलते हैं, जिसको हिंदी में ढला हुआ चूना मिलता है। तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन बना है जिसका आंसर आपका स्केल्ड चूना होगा, तो ऑप्शन में क्या दे देगा, ढला हुआ चूना ना देकर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना देकर स्केल्ड लाइन दे देगा। तो आपको थोड़ा बड़ा इंग्लिश आना चाहिए बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्केल्ड लाइन यानी कि रिएक्ट स्लोली विथ CO2 इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ, यानी कि जो आपके पास स्केल्ड लाइन है यानी कि CaOH का होल्ड वाइज है, ये अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि आपका वायुमंडल में होता है मौजूद, उससे रिएक्ट करेगा तो भाई साहब क्या बनाता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaOH CaCO3 का मतलब CaCO3 बनाता है, और साथ ही साथ H2O जल बनाता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। थोड़ा टंग फंस रहा था मेरा, अब नहीं फंसेगा। तो ये चीज़ बनाता है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, CaCO3 कट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ढला हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर कल कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि यहाँ पे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के दौरान कोशिका में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2
और पानी का उत्पादन करता है। कौन करता है? तो ग्लूकोज करता है। यहाँ पे लिखा है कि देखो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के दौरान कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल एंड प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। यानी कि जो आपका ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यानी श्वसन के दौरान जो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वह कौन सा पदार्थ है कि उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना के देता है? तो ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, याद रख लीजिए बात। तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यानी फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कौन सा कलर होता है? तो आपका ग्रीन होता है, हरा। याद रख लीजिए बात, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड एमिशन ऑफ ब्लैंक ओकर्स। तो भाई साहब याद रख लीजिएगा कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब क्या उत्सर्जित होता है? तो NO2 गैस उत्सर्जित होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी उत्सर्जित होता है। जैसे कि मैं अगर आपको रिएक्शन बना के देखूँ तो अगर मैं बात करूँ लेड नाइट्रेट का, यानी कि वो होता है PbNO3 का होल 2। इसको अगर आप लोग हीट करोगे, यानी मान लो कि ऊष्मा आप लोग दे रहे हो, क्या दे रहे हो? ऊष्मा अगर दे रहे हो तो क्या बनाता है? ये PbO यानी कि लेड ऑक्साइड बनाता है, PbO बनाता है, NO2 गैस बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ O2 यानी कि ऑक्सीजन भी बनाता है। तो ऑप्शन में तो यहाँ पे O2 गैस है नहीं, सिर्फ NO2 है, तो NO2 मार दीजिएगा, O2 रहेगा तो उसको भी मार दीजिएगा। ठीक है, देख लो ये प्रश्न तो बहुत इजी है। देख लो सोडियम सल्फेट को अगर आप लोग बेरियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पे देख सकते हो आयनों का आदान प्रदान होता है। यह सल्फर यहाँ पे देखो SO4 क्या करता है? ये जाके इस Ba के साथ रिएक्ट हो जाता है, और ये जो आपके पास Cl2 है ये जाके Na के साथ रिएक्ट कर जाता है, और इस प्रकार का आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोहरा विस्थापन देख लो, आपने कभी दोहरा विस्थापन पढ़ा था? नहीं ना, आपने द्वितीय विस्थापन पढ़ा था। तो इस प्रकार थोड़ा बड़ा फंसाता है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का सही आंसर हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली आपका क्लास 10 का NCERT में है। ठीक है, तो आपको ये तो आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लैश वैक्स ऑफ चिप्स विथ ब्लैंक गैस टू प्रिवेंट दी चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। यानी कि चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए खाली घर गैस के साथ चिप्स के बैगों को फ्लैश करते हैं। यानी चिप्स निर्माता अपने चिप्स को ज़्यादा दिन तक बचा रहने के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो अगर ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए क्या करता है? उसको अक्रिय गैस उसमें डाला जाता है और उसको पैक किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, इस प्रकार का गैस। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाए। देखो हिंदी में नाइट्रोजन गलती लिखा है ना, पर इंग्लिश में सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 59 नंबर प्रश्न में लिखा है कि ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर ब्लैंक इज ऑब्टेन्ड। यानी कि अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस मात्रा में अगर लाइम वाटर में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, किसमें? CaOH का होल 2 इसमें अगर आप लोग एक्सेस मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करोगे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो सबसे पहले क्या बनेगा? ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है। क्या बनता है? CaCO3 बनता है। परंतु ये रिएक्शन अभी रुकता नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि एक्सेस मात्रा में आप लोग मिला रहे हो और भी दे रहे हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या करता है आपका? लास्टली में क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट भी ये CO2 के साथ रिएक्ट कर लास्टली क्या बना देता है? आपके पास CaHCO3 का होल 2s बना देता है। तो ये बनता है, जिसको हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे D नंबर में चमक रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप लोग एक्सेस मात्रा में अगर लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे तो आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कौन सा घोल विद्युत का संचालन नहीं करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आयनीकृत हो जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। परंतु ग्लूकोज C6H12O6 इसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, क्योंकि ये आयनीकृत नहीं होती। क्योंकि कोई भी अगर आपका सॉल्यूशन है उसमें आयन टूटते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। ठीक है, वरना नहीं होता है। तो यहाँ ग्लूकोज नहीं टूटता, इसका आंसर नहीं होता है। 61 नंबर क्वेश्चन में पीएच ऑफ ब्लड इज, यानी कि खून का, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये थोड़ा सा क्षारीय टाइप का होता है, यानी 7 से ज़्यादा होता है। पूरा भी नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, यानी 7.4 होता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आवर स्टोमच प्रोड्यूसेस एसिड विथ हेल्प इन द डाइजेशन। यानी कि हमारा पेट
ठीक है, खाली घर एसिड को उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मददगार है। यानी हमारा गैस कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है पाचन के लिए, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्रोड्यूस करता है। डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि यहाँ पे स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लिप्स, नीटल लिप्स का हेयर चुभने पर इंजेक्ट, देखो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल्स लिप इंजेक्ट ब्लैंक काउजेज बर्निंग पेन, यानी कि बिच्छू बूटी, ठीक है, बिच्छू बूटी के डंक मारने वाले बाल, जिसको हम लोग नेटल का पौधा ही बोलते हैं, आपका क्लास 10th में है। ठीक है, नेटल का बाल चुभने पर जलने के दर्द का कारण बनता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? आखिर नेटल बिच्छू बूटी में, नेटल का डंक में, नेटल के पत्ती के डंक में आखिर ऐसा होता क्या है? ठीक है, उसमें छोटे छोटे रोए रोए टाइप के होते हैं, तो उसमें एक प्रकार का एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मैथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथेनोइक एसिड बोलते हैं। और यही मैथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसी कारण में जलन का महसूस होता है। और जहाँ पे ये पाया जाता है, ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, और जहाँ पे ये पाया जाता है उसी के सामने आसपास में कहीं पे इसका इलाज भी पाया जाता है, और वो डॉग का पौधा होता है। क्या होता है? डॉग का पौधा होता है। डॉग के पौधे की पत्ती को अगर उस जगह पे रगड़ लोगे जहाँ पे नेटल का डंक चुभा हुआ है, नेटल के पत्ती का डंक चुभा है, तो वहाँ ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा क्या है भाई साहब, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये सब तो आप लोग खुद से सीख सकते हो, क्योंकि ये सब क्लास 10th का अम्ल एवं क्षार का क्वेश्चन है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। लास्ट प्रश्न केमिस्ट्री का करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लिखा कि ब्लैंक इज यूजुअली इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, यानी कि बोरेक्स के निर्माता के लिए खाली घर का उपयोग करते हैं, तो वॉशिंग सोडा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का निर्माण के लिए करते हैं, क्योंकि बोरेक्स होता है वो एक सोडियम यौगिक होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 15 केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। अब चलिए 15 फिजिक्स करते हैं। देखो सबसे पहला जो यहाँ फिजिक्स का भौतिकी का है क्वेश्चंस, लिखा है कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, यानी समतल दर्पण द्वारा कैसा इमेज बनता है, तो वो हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। देखो ना हिंदी में लिखा है कि आभासी और खड़ा क्या होता है? ठीक है, आभासी और सीधा लिखना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा बड़ा गड़बड़ी किया है, तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ा हुआ है कि इरेक्ट मतलब सीधा होता है और वर्चुअल मतलब आभासी होता है, तो वो बना सकते थे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, एंड पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर इज, यानी कि कोई गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस नहीं, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मैं ये बोलूँ प्रिंसिपल फोकस तो दूसरा कुछ होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान धुरी। देखो प्रधान धुरी यहाँ पे लिखा है ना, हम लोग प्रधान अक्ष पढ़े ना, लेकिन यहाँ धुरी लिखा हुआ है, देखो थोड़ा मोड़ा इधर उधर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कोई अगर गोलीय दर्पण है, उसका यहाँ पीस है, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, और यहाँ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, इससे अगर गुजरे इस प्रकार से लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विल पासेस थ्रू। सीधा सीधे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आपके पास कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका, ये मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई अगर किरण आती है, तो परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से गुजरेगी? तो सबको पता है कि अगर समांतर है मुख्य अक्ष के, तो वो फोकस होकर गुजरती है। चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, कैसा भी दर्पण हो, कैसा भी लेंस हो, किसी भी प्रकार का हो, उत्तल हो, अवतल हो, समतल हो, या फिर मैं बोलूँ कि आपके पास लेंस हो। ठीक है, तो वो हमेशा अगर समांतर आ रही है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष बोल रहा हूँ, मुख्य फोकस के सापेक्ष गुजरती है, यानी मुख्य फोकस के साथ गुजरती है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस का सही आंसर हो जाएगा प्रधान केंद्र बिंदु। ठीक है, यहाँ पे मुख्य फोकस। ठीक है, आप लोग मुख्य फोकस पढ़े हो, यहाँ पे प्रधान केंद्र बिंदु लिखा हुआ है, समझे ना? देखा कि द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि सर पूछ रहा है कि जब वस्तु को अनंत में रखा जाता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होता है। तो बिंदु साइज का, किस साइज का? बिंदु साइज का, यानी कि पॉइंट साइज। इन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा दूँ क्या?
क्या बोल रहा है यहाँ देख लो, कन्वेक्स मिरर बोला है ना, यानी कि आपके पास यहाँ पे उत्तल दर्पण बोला है। उत्तल दर्पण मान लो कि इस प्रकार से लाइट आता है, इस प्रकार से लाइट आ रहा है, अनंत से लाइट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अनंत से इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इस प्रकार से दर्पण के पीछे इस सेट बनता है, ठीक है, इस साइड यहाँ पे पॉइंट साइज का बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रयोग है। या फिर सीधा सीधी मैं बताता हूँ, इतना घुमाने का जरूरत ही नहीं। जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत के विशेषज्ञ होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, अगर आपका मुंह में कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रंथि में इधर उधर कुछ इधर उधर हो गया है, ठीक है, तो क्या करता है, उसको देखने के लिए, उसका बड़ा साइज देने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? सबको पता है हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। बोलोगे सर ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो यही तो बोल रहा हूँ कि हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा है, प्योर हिंदी यूज कर दिया है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तोदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तोदर। कौन सा दर्पण को बोलते हैं हम लोग? उत्तोदर। अवतल दर्पण को बोलते हैं, जिसका इंग्लिश होता है कन्वेक्स। देखो कनकेव क्या होता है? कनकेव। देखो इंग्लिश में कितना अच्छा लिखा है ना कनकेव, परंतु हिंदी में गड़बड़ कर दिया है, कनकेव मिरर, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है यहाँ पे, लिखा है नेक्स्ट प्रश्न में, लिखा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज नोन एज। यानी कि साइन आई बटे में साइन आई लिखना है यहाँ पे, साइन आई बटे में साइन आर। ये लॉ किसका था? ये स्नेल्स का नियम था, याद करो, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है। लिखा है कि दिए हुए मध्यम युग्म के लिए अपवर्तन कोण के जया से आपतन कोण की जया का अनुपात स्थिर है। इस सिद्धांत को कहा जाता है, इसे स्नेल्स का नियम बोला जाता है। बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सब क्लास 10 का क्वेश्चन सब है। देखा कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है? हीरा, यहाँ पे बर्फ, हिम, जिसको बर्फ को हम लोग हिम बोलते हैं, आइस, ठीक है, कार्बन का, डायमंड का, हीरा का, ठीक है, जिसको रूबी, जिसको हम लोग मणि बोलते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हीरा का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कितना होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है कि दी इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, यानी सीधा सीधी पूछ रहा है कि भाई साहब एक गोलाकार लेंस की वक्रताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है? अभी तक आप लोग पढ़े, उसको हम लोग द्वारक बोलते हैं, पर यहाँ कहीं ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको छिद्र भी बोलते हैं, यानी कि अपर्चर। ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे लिखा कि द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, यानी कि प्लेन मिरर समतल दर्पण की जो आपका फोकल लंबाई यानी कि फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? तो वो अनंत होती है, इन्फिनिटी। सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। ये सब मैंने आपको कराया हुआ क्वेश्चन सब, ये देखो इसमें भी है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई है। तो लेंस का जो शक्ति होता है ये सब आपको नहीं पता है जी, क्लास 10 में कितना अच्छा से पढ़े हो ना, डायोप्टर, ठीक है। लेंस की शक्ति पी का फॉर्मूला होता है 1/m में एफ, जहाँ एफ क्या होता है? मीटर में होता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, यानी कि डायोप्टर ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? बी नंबर में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है कि यहाँ पे आंखों का अपशिफ्ट नेत्र पटल है, यानी कि सीधा सीधे पूछा कि रेटिना ऑफ द आई इज, ये क्या है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, यानी कि प्रकाश का संवेदन पटल के जैसा कार्य करता है। कौन? रेटिना, जिसको हम लोग नेत्र पटल भी बोलते हैं, अच्छी पटल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रख लीजिए बात, ये सभी नाम है उसका, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज कॉल्ड, यानी कि आँख के लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं, इसे हम लोग सुविधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुविधा, एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है, सुविधा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब चीज़। क्या पढ़ा था आपने? कि भाई साहब देखो कि जो आँख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुविधा बोलते हैं। लो मैंने पूरा डेफिनेशन ही आपको बता दिया, ठीक है। और बेसिकली सीधा सीधी मैं ठेठ भाषा में बताऊँ तो मेरे भाषा में सुन लो कि हम लोग बहुत सारे दूर की वस्तुओं को आराम से देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आँख की पक्षमावी सिलेरी मसल्स क्या करते हैं? लेंस को पतला मोटा करते रहता है, जिस कारण से हमारा आँख क्या करता है? कोई वस्तु को फोकस कर पाता है, कोई वस्तु को देखकर हमारा आँख समायोजित हो पाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन, सुविधा, ठीक है, सुविधा, हाँ सुविधा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
the change in focal length of an eye lens is caused by the action of the ciliary muscles। अभी मैंने बोला ना, आँख की लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन करके क्रिया के कारण होते हैं। यानी कि आँख की लेंस को कौन इधर उधर करता है भाई साहब, उसकी लंबाई मोटाई को, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स करते हैं, पक्षमाभी पेशी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ ऑप्शन में पक्षमाभी पेशी कहीं है ही नहीं। अगर आपको इंग्लिश पता रहेगा तब ना बना पाओगे। चलिए आगे बढ़ते, लास्ट नहीं है, लास्ट से सेकंड प्रश्न है। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग। यानी कि उम्र बढ़ने के साथ जो एकोमोडेशन है, जो सुविधा की शक्ति है, यहाँ पे सीधा सीधी बोलूँ, हमारी आँख के समंजन क्षमता घटती जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, यह कंडीशन, यह स्थिति क्या कहलाती है? इसे हम लोग जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। याद रख लीजिए बात, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेसबियोपिया बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते लास्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि अमंग द फ्लोइंग कलर विच बैंड द मोस्ट व्हेन लाइट इज अंडर डिस्पर्सन इज। यानी कि जब लाइट डिस्पर्सन में होता है तब सबसे ज़्यादा कौन सा लाइट जो होता है वो बैंड होता है। यानी कि जब श्वेत प्रकाश, यानी कि लाइट जिसमें 7 रंग होते हैं, सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, का श्वेत के प्रकाश को हम लोग सफ़ेद प्रकाश भी बोल सकते हैं, ठीक है, का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है? तो कौन सा होता है भाई साहब? यहाँ कहीं आपको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। आप बताइए। तो आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ही मुझे बताइए, ठीक है। वास्तव में बात सही है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर ए जो इंडिगो लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे बैगनी वॉलेट कहीं दिया हुआ नहीं है। वॉलेट रहता तो उसको मारते, परंतु यहाँ पे इंडिगो है, क्योंकि वॉलेट के बाद सबसे ज़्यादा बैगनी मतलब नीला ही, जिसको इंडिगो बोलते हैं, ये झुकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इंडिगो मारिएगा, ठीक है। कहीं वॉलेट दिखेगा तो उसको मार दीजिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल अभी सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कवर कर लिया। मैं आगे भी आपको सभी क्वेश्चन करा दूंगा, आपको टेंशन लेना है, ठीक है। और भी आपका वीडियो आएगा, ठीक है। तो भाई साहब सीधा एक ही बात मैं बोलूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। देख सकते हो ये 2019 का पूछा गया पेपर सब था, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।